अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर बिलाल कुरैशी, चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इस टाइम में मौजूद हूँ खटक मेडिकल सेंटर डबगरी गार्डन पेशावर में। और मेरे साथ हैं मोहम्मद रायान। मोहम्मद रायान आए हैं अकोरा खटक से, नौशहरा के पास से, और इनका प्रॉब्लम है एलर्जी, सीने की एलर्जी, खांसी, साथ में बलगम का आना, थकावट, कमजोरी। जिस तरह बच्चों की अक्सर मैंने वीडियो बनाई आपके सामने, जो एलर्जी के इनको हम कहते हैं चाइल्डहुड ब्रोंकियल एस्थमा, उसके जो पेशेंट होते हैं उसमें होता क्या है, माँ बाप की कंप्लेंट होती है कि बच्चा थकावट का शिकार होता है, खांसी आती है, रात के टाइम खासकर खांसी आती है। जब खांसी इतनी शदीद बढ़ जाती है उसके सीने से आवाज आती है जिसको हम वीवी चेस्ट कहते हैं, और दोनों तरफ से सीने की आवाज आती है, खड़ खड़ की आवाज आती है। और लेकिन याद रखिएगा, कुछ एलर्जी होती है जो डस्ट के साथ होती है, स्मोक के साथ ताल्लुक होता है, कुछ में ज्यादातर में फैमिली हिस्ट्री होती है। बाद एलर्जी जो है वो उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर सब में ज्यादातर में बहुत जरूरी अक्सर होता है। इस बच्चे का भी इसी तरह इशू था जिसके माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स ने तो इनको बता दिया था कि भाई कि ये ऐसा ऐसा ज्यादा होगी, और जरा मतलब बात इस तरह कर दी थी कि ये बस खत्म होने वाली नहीं है और इस तरह ये इशू होगा। तो मैसेज देने का मकसद ये, वीडियो बनाने का मकसद ये उन वालिदैन के लिए जो कि ब्रोंकियल एस्थमा, चाइल्डहुड एस्थमा की वजह से परेशान होते हैं। ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि बाज बच्चों में खत्म नहीं होती, लेकिन ज्यादातर बच्चों में खत्म भी हो जाती है टाइम के साथ। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर जरूरी होते हैं। जैसे इस बच्चे का क्या है कि जब 2 साल से, इसकी 5 साल से ये इशू चल रहा है, जब ये 2-2.5 साल पहले कराची में गया था, क्योंकि इसकी वालदा वो कराची में होती है, इनकी जो नानी और नाना वो कराची में होती। जब ये 2 साल की उम्र में कराची गया था, उस वक्त इसको मसला शुरू हुआ था। अब जब ये 3-4 साल के बाद दोबारा गया तो तब इसका मसला ज्यादा हो गया। कहने का मकसद ये, इसका एनवायरमेंटल फैक्टर डायरेक्ट ताल्लुक है, डायरेक्ट रिलेशन है। वहां की जो आबो हवा है ये इसको मुवाफिक नहीं आती, जिसकी वजह से इसका मसला ज्यादा हो जाता है। और अगर ये अपने घर के माहौल में, कोरा खटक के माहौल में रहते हैं, जहां शायद उतना गर्दो गुबार नहीं है जितना कराची में डस्ट और एयर पॉल्यूशन और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब है, तो जिसकी वजह से इसका मसला वहां ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे इतना नहीं होता। मैं इनके अबू से ये पूछना चाहूंगा, जी अजीज भाई, अच्छा मैं आपको शामिल करना चाहूंगा, इसका जो मसला है ये कितने अरसे से चला रहे हैं? 3 साल की उम्र में इसका मसला शुरू हुआ था। क्या मसला शुरू था उस वक्त? सर ये हम कराची गए थे और समंदर गए थे, ठीक है, तो उधर से अचानक जो है ना बुखार हो गया, वापस घर आए। ये आप 3 साल की उम्र की बात कर रहे हैं? 3 साल की उम्र, फिर निमोनिया हो गया, ठीक है, डॉक्टर ने कहा कि निमोनिया है, और सर तकरीबन हफ्ता 10 दिन तक वो रहा, फिर ठीक हो गया बच्चा बिल्कुल। सर जब हम आए तकरीबन 1 साल बाद, जब सडन टेम्परेचर डाउन होता था, तो दौरान जो है उसे खांसी की शिकायत होती, ठीक है, रात को अचानक ये उठता था और घुटन से, रात की टाइम ज्यादा खांसी आती, ठीक है, घुटन महसूस होती, घुटन वाली खांसी, घुटन तंगी होती थी। और जब भी ये खेलने कूदने जाता है या कुछ खेलता है तो थकावट का शिकार हो जाता है, जल्दी थक जाता है, सांस फूलने लग जाता है। और अब जब दोबारा ये कराची गया तो दोबारा इसका ये मसला आया, दोबारा ये ट्रिगर फैक्टर। इसलिए एनर्जी में कुछ ट्रिगर फैक्टर जरूरी होते हैं। इसका ट्रिगर फैक्टर ये गर्दो गुबार, धुआं, आबो हवा के साथ ताल्लुक है, जिसकी वजह से इसका एनर्जी का इशू ज्यादा हो जाता है, जो कि कोई इतना खतरनाक चीज नहीं है। अगर ये अपनी दवाएं मुसलसल इस्तेमाल करें, वैक्सीन एलर्जी का इस्तेमाल करें, उस आबो हवा से ज्यादा दूर रहें, और जब भी ऐसी आबो हवा में जाए तो अपनी दवाई जरूर साथ में इस्तेमाल करें। और अगर तो बच्चों में खांसी मुसलसल आ रही है, या अगर उसमें रात के वक्त खांसी आती है, खड़खड़ वाली खांसी, या सीने में घुटन सी महसूस होती है, तंगी सी महसूस होती है, और अगर फैमिली हिस्ट्री भी है, और साथ में बच्चों की अमूमन एलर्जी के मरीजों में, एलर्जी के बच्चों में अमूमन ज्यादातर टेस्ट साफ आते हैं, जैसे इसके भी सब टेस्ट साफ है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी परेशानी। तो ये ज्यादातर केसेस में चाइल्डहुड ब्रोंकियल एस्थमा एलर्जी की वजह से होता है। और इनकी जो वालदा थी वो दमे की वजह से, दमे का नाम सुन के काफी ज्यादा बढ़िया, मैंने पहले भी आपको कई बार वीडियो में बोला था कि दमा बच्चों में कोई खुदा न खासा ऐसी बीमारी नहीं है कि जो काबिल इलाज ना हो, काबिल इलाज भी है। इसका ये नहीं है कि कोई इलाज नहीं है, ये काबिल इलाज भी है, टाइम के साथ खत्म भी हो सकती है, मुसलसल इलाज, और उन एनवायरमेंटल फैक्टर से दूर रह के और कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके, और कुछ फिर दवाइयाँ जैसे इनहेलर्स हैं, मोल्टीलोकास की टैबलेट आती है, एलर्जी के सिरप आते हैं, इस तरह की टैबलेट से, और वैक्सीनेशन खासकर इस तरह की चीजों से ये बीमारी वक्त के साथ कम हो जाती है, खत्म भी हो सकती है। दूसरी बात जो इसकी वालदा की वजह से मुझे ध्यान में आ रहा है, क्योंकि वो परेशान थी इनहेलर्स के, इनहेलर्स
نیبولائزر یہ بے ضرر چیزیں، اس کا کوئی ایسا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. ایک ہی نقصان ضرور ہو سکتا ہے کہ بچوں میں جب بھی یہ استعمال کریں اس میں کلی ضرور کروائے تاکہ وہ پاؤڈر جو ہے وہ زبان میں منہ میں چھالے نہ بنائے اور زخم نہ بنائے. تو یہ ایک احتیاط کرنی. باقی ایز سچ کوئی اس کے لیے کوئی اچھا خوراک کا جہاں تک تعلق ہے تو کوئی اگر جیسے اس کیس میں بچے کے کیس میں بتا دیں کوئی اس کی ایسی خوراک کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ہاں باہر والی چیز تلی ہوئی چیزیں، اگر باہر کی چیزیں پاپس پاپڑ چیزیں یہ بیکری آئٹم تھوڑا سا کم رکھے، باقی گھر کی چیزیں کوئی ایسی پرہیز نہیں ہے. اگر آپ کے بچے کو انڈے سے الرجی نہیں ہے، چاول سے الرجی نہیں ہے، دودھ سے الرجی نہیں ہے تو بالکل استعمال کریں. دہی سے الرجی نہیں ہے تو بالکل استعمال کریں. غیر ضروری پرہیز نہیں کروانا. اللہ حافظ.